अमेरिका में रोनेल रीड नाम का एक सफाई कर्मचारी था जिसने अपनी जिंदगी के 25 साल एक गैस स्टेशन में कार साफ करके और 17 साल फर्श साफ करके बिताए। रीड जब 50 साल का हुआ तो उसका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद उसने फिर से शादी नहीं की और साल 2014 में जब रीड 92 इयर्स का हुआ तो उसकी डेथ हो गई। लेकिन साल 2014 में ही यूएसए में तकरीबन 28 लाख से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई और उनमें से सिर्फ 4000 लोगों की वेल्थ ही $8 मिलियन से ज्यादा थी। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रीड भी उन्हीं 4000 लोगों में से एक था। उसके जानने वाले लोग भी हैरत में पड़ गए। रीड ने $2 मिलियन अपने बच्चों के लिए और $6 मिलियन हॉस्पिटल और लोकल लाइब्रेरी में दे दिए। लेकिन कहानी अभी बाकी है। साल 2014 में ही एक और इंसान की डेथ हुई थी जिसका नाम रिचर्ड फस्कॉन था। वो एक हार्वर्ड ग्रेजुएट MBA था और उसके पास वो सब कुछ था जो रीड के पास नहीं था और फोर्ब्स की 40 अंडर 40 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में उसे भी शामिल किया गया था। रिचर्ड का फाइनेंशियल करियर इतना अच्छा था कि साल 2000 की शुरुआत में उसने एक 18,000 स्क्वायर फीट का आलीशान मेंशन खरीदा जिसमें 11 बाथरूम, 2 स्विमिंग पूल्स, 2 एलिवेटर्स और 7 गराज थे और उस घर को मेंटेन करने में ही हर महीने $90,000 का खर्च आता था। लेकिन फिर आया 2008 का रिसेशन जिसने सब कुछ तबाह कर दिया और रिचर्ड के ऊपर इतना डेट हो गया कि उसे अपने सारे एसेट्स बेचने पड़े और रिचर्ड बैंकरप्ट हो गया। और रीड की मौत से ठीक 5 महीने पहले ही रिचर्ड का मेंशन मार्केट प्राइस से 25% लेस में नीलाम हो गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक पढ़ा लिखा हार्वर्ड ग्रेजुएट रिचर्ड बैंकरप्ट हो गया। वहीं दूसरी तरफ एक मामूली क्लीनर जिसने $8 मिलियन की वेल्थ बिल्ड की। इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं बल्कि पैसों की साइकोलॉजी है। रीड की एक अच्छी आदत थी सेविंग्स करना। वो अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स को ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता और उसके पेशेंस और कंसिस्टेंसी से उसके इन्वेस्ट किए गए पैसे $8 मिलियन बन गए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से 6 ऐसे लेसन्स बताने वाला हूँ जिससे आप पैसों की साइकोलॉजी को समझकर बेटर फ्यूचर प्लान्स बना पाए। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, फाइनेंशियल स्मार्टनेस वर्सेस फाइनेंशियल साइकोलॉजी। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए स्मार्टनेस नहीं बल्कि साइकोलॉजी मैटर करती है। फाइनेंशियली स्मार्ट उन लोगों को कहते हैं जिनको स्टॉक मार्केट और कैश फ्लो के बारे में नॉलेज होता है, लेकिन इसके बाद भी ये लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। इसका रीजन यही है कि भले ही आप फाइनेंशियली कितने ही स्मार्ट हो, लेकिन अगर पैसों से रिलेटेड आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो आपकी ये नॉलेज किसी भी काम की नहीं है। वहीं वो लोग जो फाइनेंशियली इतने स्मार्ट नहीं है लेकिन पैसों से रिलेटेड उनका बिहेवियर अच्छा है तो वो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हैं। और यहाँ पर आप रीड और रिचर्ड का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसीलिए भले ही आपको फाइनेंस की कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपको उनके साथ अच्छे से बिहेव करना और उन्हें मैनेज करना आना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है कि जो भी लोग फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं वो बहुत सारे स्कैम्स में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक अनएजुकेटेड आदमी जिसको फाइनेंस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी पैसों की सॉफ्ट स्किल से करोड़पति बन जाता है क्योंकि वो पैसों को समझता है और उनके अंदर रिजल्ट आने तक का पेशेंस होता है। इसीलिए ऑथर मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि अगर आपको रिच बनना है तो आपको पैसों की साइकोलॉजी को समझना होगा। इसके बाद अगला लेसन है कंट्रोलिंग योर टाइम। आपने ये तो सुना होगा कि पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता, जो कि सच भी है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा दे सकता है वो है आपके टाइम के ऊपर आपका कंट्रोल। जिंदगी का अल्टीमेट मकसद होता है फ्रीडम और पैसा आपको वो फ्रीडम दे सकता है। अपने टाइम पर कंट्रोल पा लेना पैसों का सबसे बड़ा यूज है। सबसे वेल्दी इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो उन पैसों से बड़े बड़े घर, कार्स और अपने शौक की चीजें खरीदता है, बल्कि सबसे वेल्दी इंसान वो है जिसका अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल है। वो जो चाहे वो कर सकता है, भले ही वो लग्जरी आइटम ना खरीद पाए लेकिन वो एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकता है। पैसे की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आपको अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल दे सकता है और अगर आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आप जब चाहे तब रिटायर हो सकते हैं और अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद अगला लेसन है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी।
ये लेसन हमें बताता है कि अमीर बनने से भी ज्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। आपने ऐसे कई सारे लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और एकदम से ज्यादा रिटर्न्स की वजह से वो अमीर बन गए, या फिर लॉटरी लगने की वजह से उसके पास ज्यादा पैसे आ गए। दोस्तों, अमीर बनना जितना भी आसान या फिर मुश्किल हो, लेकिन अमीर बने रहना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए वेल्थ उन पैसों को कहते हैं जो कभी खर्च नहीं होते। जो भी वेल्दी इंसान होता है वो अपने पैसों को लग्जरीज पर खर्च नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो अपने पैसों से एक 50 लाख की कार खरीदेगा तो इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कार उसे कोई भी पैसे कमाकर नहीं देने वाली और कार की मेंटेनेंस कॉस्ट का खर्चा भी अलग से होगा। और एक वेल्दी इंसान को पता है कि उसका पैसा उसको ऑप्शन देता है कोई एसेट्स खरीदने का या फिर कहीं पर इन्वेस्ट करने का, जो उसके पैसों को और भी ग्रो करेगा। एक रिच इंसान अपना टाइम देने के बाद जो भी पैसा वो कमाता है, यानी उसकी अर्न इनकम, चाहे फिर वो किसी जॉब से हो या फिर बिजनेस से जहाँ पर उसे डेली काम करना जरूरी है, उन पैसों से महंगी कार खरीदेगा, बढ़िया घर में रहेगा या फिर फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करेगा। वहीं एक वेल्दी इंसान भी ये सारी चीजें करेगा, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि वो अपनी अर्न इनकम से नहीं बल्कि पैसिव इनकम से ये सब चीजें करेगा। वो अपनी अर्न इनकम सिर्फ उन्हीं चीजों में खर्च करता है जिसके बगैर उसका काम नहीं चल सकता। रिचर्ड और रीड की स्टोरी में भी ये दोनों ही चीजें अप्लाई होती है। रिचर्ड के पास शानदार महल था, लेकिन फिर भी वह कंगाल था। रीड के पास सिर्फ 2 कमरों का घर था, लेकिन फिर भी उसकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी, क्योंकि रिचर्ड रिच था और रीड वेल्दी। इसके बाद अगला लेसन है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के ऊपर अभी तक 2000 से भी ज्यादा बुक्स लिखी जा चुकी है और हम सब मानते हैं कि वॉरेन एक बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर हैं। 60 साल जो कि मैक्सिमम लोगों की रिटायरमेंट की एज होती है, वॉरेन ने इस एज के बाद उनकी वेल्थ का सबसे ज्यादा पोर्शन कमाया। बल्कि देखा जाए तो उन्होंने 60 साल के बाद अपनी वेल्थ का 20 या 30% नहीं बल्कि 90% से भी ज्यादा पोर्शन कमाया है। बफेट ने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 10 साल से ही शुरू कर दी थी और जब वो 30 साल के हुए तो उनके पास $1 मिलियन हो चुके थे। लेकिन अगर वो किसी नॉर्मल आदमी की तरह अपनी 60s में रिटायरमेंट ले लेते और अगर हम उनका नॉर्मल 22% का रेट ऑफ रिटर्न लें तो उनके पास सिर्फ $11.9 मिलियन ही होते, यानी करंटली अभी उनकी जितनी वेल्थ है उससे 99.9% कम पैसे। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बाद अगला लेसन है नथिंग इज फ्री। ये देखा गया है कि कोई भी चीज फ्री में नहीं होती है, हर चीज की एक हिडन कॉस्ट होती है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि सोशल मीडिया बिल्कुल ही फ्री है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले ही इंस्टाग्राम को यूज करना फ्री है, लेकिन वहाँ पर जो रील्स देखने की वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है वो है इसकी प्राइस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करने से पैसे कहीं नहीं जाते हैं और बदले में हमें रिटर्न्स भी मिल जाता है, लेकिन मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं होता है और यही अनसर्टेनिटी ही मार्केट से मिलने वाले रिटर्न्स की कीमत है। 2011 में नेटफ्लिक्स की वैल्यू में 80% तक की गिरावट आ गई थी। उसके बाद कभी इसकी प्राइस बढ़ती तो कभी कम होती और काफी लंबे टाइम के बाद 2021 में नेटफ्लिक्स की प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर थी। इसीलिए जिन लोगों ने मार्केट की अनसर्टेनिटी को झेला होगा उन्हें ही फायदा हुआ। इसके बाद अगला लेसन है डिसाइड योर इन्वेस्टिंग गोल। इन्वेस्टिंग का सबसे मुश्किल पार्ट यही है कि अपने गोल को डिसाइड करना। जिस तरीके से हमारी ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं हो सकती, उसी तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टिंग गोल क्या है और हमें लाइफ में कितने पैसे चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपका गोल क्या है तो आप हमेशा चलते ही जाएंगे। अगर आपको कहीं पर इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स मिलेंगे तो आप और भी हाई रिटर्न्स पाने की कोशिश करोगे और आप कभी भी लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। ऑथर एक बहुत ही अच्छी लाइन कहते हैं कि जिन चीजों की आपको जरूरत नहीं है उन चीजों के लिए अपने जरूरत की चीजों को दांव पर मत लगाओ। तो गाइज ये थे वो ऐसे 6 लेसन्स द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से। अब अगर मैं इस बुक की क्विक समरी दूं तो सबसे पहला लेसन है फाइनेंशियल स्मार्टनेस और फाइनेंशियल साइकोलॉजी में फर्क होता है। नंबर 2 है अल्टीमेट गोल पैसा नहीं बल्कि अपने टाइम के ऊपर कंट्रोल है। इसके बाद तीसरा है अमीर होना और वेल्दी होने में फर्क होता है। इसके बाद चौथा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और नंबर 5 है कि कुछ भी फ्री नहीं होता है। इसके बाद 6th लेसन है डिसाइड योर इन्वेस्टिंग गोल। तो ये थी समरी द साइकोलॉजी ऑफ